वेलकम टू एक्विस्ट्री एजुकेशन। दिस इज़ शिवम और आज हम लोग दोबारा अपनी वीडियो लेके आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है एसएससी सीएचएसएल के जितने भी जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी को हम लोग अपनी सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। अब तक मैंने दो जो शिफ्ट हैं जो कि आपके 2 जुलाई 2019 को हुए थे वो सभी कवर करवा दिए हैं और अब मैं 3 जुलाई 2019 के जितने भी शिफ्ट के मतलब कि जो मॉर्निंग, इवनिंग और आपकी आफ्टरनून शिफ्ट, इन तीनों ही शिफ्ट के जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे ये सेपरेट वीडियोस बना के डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट ले रहे हैं जो कि 3 जुलाई 2019 को आया था। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको जानने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला सवाल आता है, इन विच स्टेट इज सस्थम-कोटा लेक लोकेटेड। पूछा जा रहा है कि कहाँ पे आपका सस्थम-कोटा लेक जो है वो है। आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और केरला। राइट ऑप्शन केरला है। जैसा कि आप लोग फॉर्मेट देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो पहले से ही टिक लगा रखा है। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे आपको आंसर पता होगा और जब मैं आपको उसके बारे में कुछ बताऊंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो सस्थम-कोटा लेक है ये एक वेटलैंड है, मतलब कि इसे वेटलैंड के कैटेगराइज किया गया है इसे। अब वेटलैंड क्या होते हैं, कहीं पे पानी जमा हो जाना, कोई बरसात हो जाए या फ्लड आ जाए तो वहाँ पे जब पानी जमा हो जाता है तो वो एक वेटलैंड फॉर्म हो जाता है। तो उसी तरीके का ये एक लेक है। साथ ही साथ ये सबसे बड़ा जो है केरला में फ्रेश वाटर का लेक है, मतलब कि यहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप मान सकते हैं पूरे केरला में सबसे बड़ा यही है। कोल्लम जगह पे है केरला के अंदर। ये बातें थी थोड़ी सी सस्थम-कोटा लेक के बारे में। साथ ही साथ डिस्कस करते हैं केरला के बारे में। तो केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। साथ ही साथ जो गवर्नर है वो हैं आरिफ मोहम्मद खान और जो पीएम है वो हैं पिनरई विजयन। तो ये था कुछ बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। पूछा जा रहा है कि कौन से साल में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट को पास किया गया था, जो कि हमें ये बताता था कि किस तरीके से स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो स्टेब्लिश हो रही हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका 1951। 1951 के अंदर इस एक्ट को पास किया गया था। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि इस एक्ट को एक बार अमेंडमेंट भी किया गया था जो कि 1962 में किया गया था। और इसके अंदर क्या आता है कि जो छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल था एक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज रेसिपिटेंट ऑफ पद्म भूषण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। पूछा जा रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा वो किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं, मतलब कि या फिर वो किस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है संतूर। जो संतूर है वो इंस्ट्रूमेंट पंडित शिव कुमार शर्मा बजाया करते थे। ये एक म्यूजिक कंपोजर थे, साथ ही साथ संतूर प्लेयर थे। और मैं आपको बता दूं कि इनका एक काफ़ी फेमस जो है वो गाना है वो है कॉल ऑफ द वैली, जो कि 1962 में निकला था। और साथ ही साथ इन्हें एक अवार्ड मिला है जो कि संगीत नाटक अवार्ड, जो कि इन्हें 1986 में मिला था। पद्मश्री इन्हें 1991 में मिला था और पद्म विभूषण इन्हें 2001 में मिला था। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एक्सपीरियंस थे इनमें, काफ़ी बढ़िया ये बजाते थे संतूर और इन्हें इसलिए इतने सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who is the Asian cricketer named as the first non-British president of the prestigious Marylebone Cricket Club। मतलब कि MCC के जो नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने हैं एशियन क्रिकेटर वो क्या हैं, मतलब उनका नाम क्या है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, मतलब कि जो कुमार संगाकारा जो हैं ये हैं जिन्हें बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस MCC का। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि ये एक श्रीलंकन क्रिकेटर हैं, साथ ही साथ ये एक कमेंटेटर भी हैं और ये कैप्टन रहे थे श्रीलंका टीम के भी। और अगर हम लोग MCC की बात करते हैं तो ये क्लब जो है वो क्रिकेट क्लब है जो कि बनाया गया था 1787 के अंदर और काफ़ी बेहतरीन है, मतलब कि आप मान लीजिए इंटरनेशनल लेवल का क्लब है। और ये अगर आप यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है किसी भी क्रिकेटर के लिए। तो इन्हें बनाया गया था उसका प्रेसिडेंट। ये पहले नॉन ब्रिटिश हैं, मतलब कि इससे पहले जो प्रेसिडेंट बने थे वो ब्रिटिश थे, लेकिन ये पहले नॉन ब्रिटिश जो हैं वो प्रेसिडेंट बने गए हैं, एशियन क्रिकेटर हैं ये।
इन द न्यू 2019 नरेंद्र मोदी कैबिनेट विच पोर्टफोलियो इज असाइंड टू श्रीमती ईरानी। मतलब पूछा जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी जी का जो 2019 का नया कैबिनेट बैठा था उसमें से स्मृति ईरानी जी को कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी, या फिर आप कह सकते हैं कौन सा पोर्टफोलियो उन्हें मिला था। तो उन्हें मिला था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा श्रीमती ईरानी जी के बारे में। ये एक काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन भी हैं, साथ ही साथ ये एक मॉडल भी रह चुकी हैं, ये टेलीविज़न एक्ट्रेस भी हैं और ये प्रोड्यूसर भी रह चुकी हैं। अगर हम लोग स्मृति ईरानी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करें तो अमेठी से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इनकी है। साथ ही साथ इन्हें यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला था 2015 का, और जो कि उन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मिला था। तो स्मृति ईरानी जी ने काफ़ी कुछ हासिल किया है अपनी इस लाइफ में। तो अब जो उन्हें मिनिस्ट्री मिली है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री उनके अंडर में आती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास। पूछा जा रहा है कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं तो उसमें पास जो वर्ड है, या फिर आप कह सकते हैं जो पास जो एब्रीविएशन है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। देखिए, आपके कंप्यूटर में कई सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है, तो कंप्यूटर जो है वो अपने आप में क्लाउड बना लेता है। क्लाउड का एक मतलब समझाइए एक ऐसी जगह कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे जो डाटा है वो आपका स्टोर होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। और अगर हम लोग पास डेफिनेशन के बारे में बात करें तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो इसकी डेफिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टूल्स ऑफ रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से नहीं है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का कोई टूल। नहीं वर्ड को बोल्ड लेटर में लिखा गया है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी वर्ड, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में जहाँ पे नॉट वर्ड यूज़ किया गया है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करिएगा, क्योंकि अक्सर लोग नॉट को भूल जाते हैं और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं और गलती कर देते हैं। ये वही सिली मिस्टेक्स हैं जो आपका सिलेक्शन रोकती हैं। तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका पावर सेंटर। पावर सेंटर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन का टूल नहीं है। अब रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए, अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डे टू डे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, हर जगह मतलब काम ह्यूमंस पे कम डाला जा रहा है और उसे रोबोट के द्वारा ज़्यादा चलाया जा रहा है। तो उसी के से रिलेटेड यहाँ पे रोबोट की प्रोसेस करवाना, मतलब कि ऑटोमेटिक हमारा रोबोट काम करे, उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, डोलामाइट जो है वो एक ओर है किस मेटल का, यहाँ पे आपका सवाल है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का जो है वो ओर है डोलामाइट। ओके दोस्तों, डोलामाइट का अगर हम लोग नाम की बात करें इसकी तो वो आता है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, और जो इसका फॉर्मूला है वो होता है CaMgCO3 2। तो ये डोलामाइट का जो है वो फॉर्मूला होता है। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं तो सिंबल हो जाता है इसका Ca, और एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि है कि कैल्शियम जो है वो 3% पाया जाता है हमारे मतलब अर्थ पे, और ये 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब कि 5वें नंबर पे जो ये आता है सबसे ज़्यादा पाए जाने में। थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन की भी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पोटेशियम, लेकिन उससे पहले पोटेशियम का सिंबल बता देता हूँ, K होता है, और एल्युमिनियम जो होता है वो Al जो है वो इसका सिंबल होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूजुअली ये चीज़ें जो हैं ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछ जाएंगी, ये थोड़ी सी आसान चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपका जब हम बात करते हैं स्टॉर्टियम के बारे में तो ये एक एलिमेंट है जिसका सिंबल Sr होता है, और एटॉमिक नंबर 38 होता है, और ये एक सॉफ्ट सिल्वर वाइट येलोइश मेटेलिक एलिमेंट है, मेटेलिक है ध्यान रखिएगा, और ये बहुत ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव मेटल भी है। तो ये बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन जनवरी 2019 विच पैनल वॉज सेट अप बाय द RBI टू सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द सेफ्टी ऑफ द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया। बोला जा रहा है कि 2019 जनवरी में एक पैनल बिल्ड किया गया था, सेटअप किया गया था हमारी RBI के द्वारा, जहाँ पे ये देखा जा रहा था, या फिर उस पैनल के द्वारा ये देखा जाता कि जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम हो रहा है इंडिया में उसको हम लोग किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी सेफ्टी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है कि इंडिया में UPI बनाया गया था, साथ ही साथ आपका भीम ऐप इंडिया का खुद का ऐप है ये, जहाँ पे जो है आप लोग कह सकते हैं पेमेंट, डिजिटल पेमेंट वहाँ पे करी जाती हैं। तो उस पैनल का नाम पूछा गया है। तो जो पैनल है वो है नंदन नीलकानी पैनल, और इसके अंडर में ये आती हैं बातें। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ इस पैनल से रिलेटेड। ये जो पर्सन है नंदन नीलकानी, इनके बारे में बताता हूँ। ये एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है,
साथ ही साथ ये एक ब्यूरोक्रेट भी हैं और ये पॉलिटिशियन हैं जो कि एक्टिव हो गए थे 2019 से, ये एक्टिव हैं। ओके दोस्तों, तो ये था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें। इन विच ईयर वॉज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट इन इंडिया प्रमलगेटेड? बोला जा रहा है कि किस ईयर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट जो है वो प्रमलगेट हुआ था। तो वो ईयर थी आपकी 1963। 1963 के अंदर जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट है इंडिया में, वो प्रमलगेट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द कोट बॉम्ब्स एंड पिस्टल्स डू नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, द स्वॉर्ड ऑफ रेवोल्यूशन इज शार्पेंड ऑन द व्हाइटनिंग स्टोन ऑफ आइडियाज, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स? बोला जा रहा है कि ये लाइन जो है वो किस फ्रीडम फाइटर ने कही गई थी? तो हमारे इकलौते सबसे बहादुर जो सिपाही थे, आप कह सकते हैं सबसे बहादुर फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह जी, इन्होंने इस लाइन को कहा था। भगत सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो ये एक इंडियन सोशल रेवोल्यूशनर थे और इनकी मतलब फांसी इन्हें दी गई थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लास्ट सांस तक इन्होंने हमारे देश के लिए फ़ाइट की और हमें आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया था। और हम बात करें कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के मतलब उसमें इन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी दी थी, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है हमारी आज़ादी में। तो सत सत नमन ऐसे जवानों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में अपनी जान तक गंवाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इंदिरा सागर डैम विच इज अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? बोला जा रहा है कि इंदिरा सागर डैम जो है वो कौन से स्टेट में है इंडिया के? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका मतलब मध्य प्रदेश के अंदर ये जो डैम है वो स्थित है। इंदिरा सागर डैम के बारे में बात करते हैं तो ये नर्मदा रिवर पर बनाया गया है और इसका इनॉग्रेशन हुआ था 23 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी के द्वारा। साथ ही साथ ये जो कैपेसिटी रखता है वो है 1000 मेगावाट की कैपेसिटी ये डैम रखता है। नर्मदा रिवर के बारे में अगर हम बात करें तो नर्मदा रिवर को लाइफलाइन कहा जाता है मध्य प्रदेश और गुजरात के लोगों के लिए। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल भोपाल हो जाती है। गवर्नर जो है वो आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल का जो ये एडिशनल चार्ज लगा है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी आनंदीबेन जो पटेल जो हैं वो गवर्नर हैं। और अगर हम सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मध्य प्रदेश के सीएम भी हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इन अप्रैल 2018 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड 3 जुलाई एज। तो बोला जा रहा है कि अप्रैल 2018 में जो यूनाइटेड नेशन है जनरल असेंबली, उन्होंने 3 जून को कौन सा डे बनाने की बात कही थी? तो वर्ल्ड बाइसाइकिल डे बनाने की बात करी गई थी। कब करी गई थी? 3 जुलाई को, मतलब हर साल ये बनाया जाएगा, मतलब 2018 से ये हर साल बनाया जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड थोड़ी बातें और बताना चाहूँगा मैं। अब ये क्यों करा गया? तो ये बता रहे थे द यूनिकनेस, लॉन्गेविटी एंड वर्सेटाइल ऑफ द बाईसाइकिल को प्रमोट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए इन्वायरमेंट में। क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो हर जगह अगर पॉल्यूशन, गाड़ियाँ चलेंगी तो पॉल्यूशन होगा और पॉल्यूशन से हमें ही खतरा होने वाला है। तो उन्होंने एक नया अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे बनाया है जो कि 3 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। अगर हम लोग वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे के बारे में बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ऑटोमोबाइल डे के बारे में बात करें तो 29 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल। आई होप कि अब इस क्वेश्चन से आपको 4 दिवस जो है वो पता लग गए होंगे कि किस दिन कौन सा डे मनाया जाता है। अब देखिए अगर दोस्तों आप लोग को नोट्स बनाने हैं तो आप लोगों को या तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेल अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। विच पॉपुलर इंडियन बैंड ऑफ द 19s रिलीज्ड देयर फर्स्ट एल्बम बूंदे विद मोहित चौहान एज द लीड? मतलब बोला जा रहा है कि कौन से 90 के जो एक बैंड है, इंडियन बैंड है, उसने बूंदे जो है एल्बम बनाई थी मोहित चौहान के साथ। तो जो बैंड है उसका नाम है सिल्क रूट। अब देखिए काफ़ी बढ़िया मैं बात बताता हूँ कि मोहित चौहान जी हैं, उनका बहुत अच्छा संगीत में है, वो काफ़ी बढ़िया गाना गाते हैं। और ये जो बैंड है सिल्क रूट ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। 90s के ज़माने में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो रहा था वो सिल्क रूट बैंड जो था वो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फॉर विच स्पेसिफिक रीजन इज पिंगाली वेंके रिमेंबर्ड इवन टुडे? मतलब कि किस बात से जो है वो पिंगाली वेंके को याद किया जाता है? तो उन्होंने हमारा इंडियन का जो नेशनल फ्लैग है वो डिज़ाइन किया था, इसीलिए उन्हें अब तक रिकग्नाइज किया जाता है हमारे द्वारा। अब देखिए जो पिंगाली वेंके हैं ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर थे। साथ ही साथ इनका जन्म जो था वो 2 अगस्त 1876 को हुआ था। और इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज फाउंडेड बाय। अब ये बहुत बड़ा नाम था
तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँ इसलिए मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ। तो उसमें चेन्नई में है, इन्होंने बनाया था और 1937 में बनाया गया था। तो उस बैंक का नाम पूछा गया है। तो जो बैंक का नाम है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो कि इनके द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग इन्हें चिदम्बरम सर कह लेते हैं क्योंकि इतना बड़ा नाम है, अब मैं बार बार बोलूँगा वो सही नहीं है। जो चिदम्बरम सर ने ये बनाया था। अगर हम लोग इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में बात करते हैं तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, तमिलनाडु के अंदर। और ये पहला बैंक है जिसने पर्सनल लोन स्कीम को इंडिया के अंदर लाया था। मतलब जहाँ पे जो पर्सनल लोन लेने की जो स्कीम है वो सबसे पहले इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने लाया था। Reliance Infrastructure has backed a rupees 648 crore contract from the Airport Authority of India to build a new airport at which of the following locations of Gujarat। पूछा जा रहा है कि कौन सा, मतलब गुजरात की कौन सी लोकेशन में जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने एक बहुत बड़ी जो आप कह सकते हैं बैग जीती थी, जिसके अंदर उन्होंने एक एयरपोर्ट बनाना था। तो जगह का नाम पूछा गया है यहाँ पे। तो हीरासर करके जगह है जहाँ पे ये इतना बड़ा जो आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा एयरपोर्ट का, ये सवाल पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन मैंने जैसे आपको बताया कि हीरासर जगह है। गुजरात के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल गांधीनगर हो जाती है इसकी। गवर्नर आचार्य देवव्रत हो गए और जो सीएम है वो है विजय रूपानी। एक और इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है आपका गुजरात के अंदर जो है सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अहमदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन विच ईयर द इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर द मैन फॉर द सेकंड टाइम। पूछा जा रहा है कि दूसरी बार इंडिया ने कब वर्ल्ड कप जीता था। तो 2011, कोई इस डेट को नहीं भूल सकता, इस ईयर को नहीं भूल सकता, क्योंकि उस बार हमारी इंडिया ने पहली बार सेकेंड टाइम जो है वो वर्ल्ड कप जीता था काफ़ी सालों बाद। ओके दोस्तों, बात करें 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो चैंपियन रही थी हमारी इंडिया टीम। जो रनर अप थे वो थे श्रीलंकन जो टीम थी वो रही थी। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर ये मैच हुआ था। काफ़ी मेमोरेबल मैच था ये, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स जो थे वो रो दिए थे और बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि हमने काफ़ी सालों बाद जो है ये वर्ल्ड कप अपने हाथों में लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड बॉडी गवर्निंग ऑफ विच स्पोर्ट हैज़ इंट्रोड्यूस अ न्यू गेम फॉर्मेट कॉल्ड ट्रिपल्स। मतलब कि बोला जा रहा है कि वर्ल्ड बॉडी ने एक नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ट्रिपल्स करके उसका फॉर्मेट रहेगा। तो बैडमिंटन में ही अब तक 2 लोग खेलते थे, अब यहाँ पे 3 लोग खेले जाने की बात करी गई थी। तो बैडमिंटन ये इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। When pressure is applied to a fluid, the pressure change it is transmitted to every part of the fluid without any loss. Which of the following laws explain this phenomenon? बोला जा रहा है कि अगर आप जैसे फिगर में देखते हैं तो फिगर में आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि लेफ्ट साइड से अगर प्रेशर दिया जाएगा तो राइट साइड में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस तरीके से ये काम करेगा बिना किसी लॉस के। तो ये फिनोमेना था पास्कल लॉज। इसके पास्कल लॉज में बात करी गई थी। इसका पास्कल लॉ जो है वो 1647 से 48 में पास्कल सर द्वारा ही दिया गया था। और यहाँ पे आपका एक एवोगाड्रो लॉ है जिसके अंदर बताया जाता है कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, जहाँ पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से 1-2 सवाल आते हैं जिसमें छोटे मोटे ही, इनका कोई हाई लेवल नहीं होता है, लेकिन जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया है। Who among the following has been appointed as the ethics officer of the Indian Cricket Board in March 2019? बोला जा रहा है कि किन को एथिक्स ऑफिसर इंडियन क्रिकेट बोर्ड का बनाया गया था, तो उनका नाम है D.K. जैन जी। तो अगर हम D.K. जैन जी के बारे में बात करते हैं तो ये एक्स सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके हैं। और अभी हम इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में बात करते हैं तो हमारे कैप्टन जो है वो विराट कोहली हैं और जो कोच हैं वो रवि शास्त्री हैं। तो ये बातें थी कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक आर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। किसके कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों वर्ड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं? तो जब हम लोग हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं उस टाइम पे ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अगर हम सिस्टोलिक के बारे में बात करते हैं तो जब हमारी जो हार्ट मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में रहती हैं तब हम लोग उसे सिस्टोलिक कहते हैं। और डायस्टोलिक के बारे में बात करते हैं जब हमारी वही हार्ट मसल जो है वो रिलैक्स पोजीशन में आती है तो हम लोग उसे डायस्टोलिक भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें थी। बायो से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इससे बाहर तो नहीं आएगा। और जो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ विच रिवर टेक्स द नेम पद्म इन बांग्लादेश। मतलब पूछा जा रहा है कि कौन से रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो पद्म नाम से फेमस है बांग्लादेश के अंदर। तो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो फेमस है पद्म नाम से बांग्लादेश के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो गंगा है ये जाके हमारी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है।
अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये रहे इतने सारे माउथ्स ऑफ गंगा, मतलब इतनी अलग अलग जगहों से जो है वो गंगा जो है बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो उत्तराखंड के अंदर ये जो है ये वैली जो है ये लोकेटेड है। कैपिटल की बात करें उत्तराखंड की, तो समर के अंदर जो है वो गैरसैंण इसकी कैपिटल होती है और विंटर के अंदर देहरादून। और जो गवर्नर है वो हैं बेबी रानी मौर्य और जो सीएम है वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये थी कुछ बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। Which committee was appointed to give a detailed report on the non-performing assist of public sector bank? बोला जा रहा है कि कौन सी कमेटी को बनाया गया था कि जो डिटेल प्रोवाइड करे नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट को, और जो कमेटी थी उसका नाम था पनीर सेल्वम कमेटी, जो बताती, जो इस रिपोर्ट को प्रोवाइड करवाती जहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट जो हैं वो बताते। नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि अगर कोई भी एक इंडस्ट्री ने बैंक से कुछ पैसे लिए हैं और वो ड्यू में चल रहा है, मतलब ओवर ड्यू हो चुका है, 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, तब जाके ये कंपनी जो है उसकी डिटेल रिपोर्ट निकालेगी और प्रोवाइड करवाएगी। तो इस कमेटी का यही काम था। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की पूरी वीडियो। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, उसके साथ साथ हमने हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो भी डिस्कस की। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आपको हेल्प हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको वीडियो। लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियोज़ को। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मेरी मेल पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा सभी पीडीएफ जो भी आपको चाहिए होंगी आपकी ज़रूरत के अनुसार। तो यहीं तक अपनी वीडियो को रखते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।